अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, नए माली साल का तकरीबन 6,500 अरब रुपए के खसारे के साथ का 17,500 अरब का वफाकी बजट आज पेश किया जा चुका है। हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता बरस हुकूमत की माशी कारकर्दगी बुरी नहीं रही। अफरात ज़र कम हुआ, शरह नमू बढ़ी, बहुत से अहदाफ हासिल हुए, लेकिन हुकूमत की गोट FBR में आकर फंस गई। इस बजट में हुकूमत FBR की मदद से 14,131 अरब रुपए का टैक्स FBR की मदद से वसूल करना चाहती है, जो गुज़िश्ता माली साल का हदफ वसूल करने में नाकाम रहा था। FBR को 12,700 अरब रुपए का हदफ दिया गया था, जिसमें से वो 1,100 अरब रुपए पीछे रहा। सवाल यह है नाज़रीन कि अब वही FBR पहले से बड़ा हदफ कैसे हासिल करेगा। ये सवाल एक आतिश फिशां की तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। हम आज के प्रोग्राम में ज़राअत पर भी बात करेंगे कि 4 बड़ी फसलें अहदाफ से पीछे क्यों रहीं। हुकूमत के इक्तसादी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता माली बरस में गंदम, कपास, चावल और मकई की पैदावार में कमी देखी गई है। पाकिस्तान की वो कपास जो सफ़ेद सोना कहलाती है, मुसलसल कमी का शिकार है। इसके ज़ेरे काश्त रकबे में 15.7% की कमी हुई है और पैदावार में 30.7 बिल से गिरकर 7.08 गांठे तक आ गई है। इन हालात में ज़रूरी टैक्स का नफाज, ज़रूरी अद्वियात और खाद पर टैक्स क्या रंग लाएगा, इसके जवाब के लिए आज आपके पैनल में हमारे साथ कौन मौजूद हैं ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पैनल से हम ये पूछेंगे कि जो तकरीबन 760 अरब रुपए के कर्ज का पहाड़ हमारे सरों पर अभी भी मौजूद है, वो कैसे हटेगा। फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बजट में ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले 47% आवाम के लिए क्या कोई रिलीफ, कोई सहूलत, कोई आसानी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी पैनल में माहिर मईशत और रुकन SDPI वासिफ अलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब, जबकि वीडियो कॉल पर लाहौर से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवीद नसीम साहब और आज़म मलिक साहब। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वासिफ नकवी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज की मसरूफियत से हमारे शो के लिए वक्त निकाला हमारी दरख्वास्त पर। वासिफ साहब, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म ने आज जब ये इस बजट तकरीर से पहले वफाकी काबीना से उन्होंने बात की, तो उनका कहना ये था कि अब हम टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुके हैं। टेक ऑफ करती इकॉनमी का बजट कहा जा सकता है इस बजट को जो आज सर पेश किया गया है। वज़ीर आज़म साहब की बात को दुरुस्त मान लिया जाए। थैंक यू वेरी मच आसमा। मैं ये समझता हूँ कि जो लास्ट टाइम बजट पेश किया गया था और जो इस दफ़ा बजट दिया गया है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क ज़रूर है और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अच्छा। लास्ट ईयर यही फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस दफ़ा भी यही फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जब भी हम टैक्स की बात करते हैं, जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया है, तो हमें 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं टैक्स को। एक पॉलिसी साइड है, एक ज़ाहिर है कि इन्फोर्समेंट साइड है। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जो पॉलिसी साइड है उसमें जो गैप्स हैं उनको सही तरीके से प्रोबेबली कैटर नहीं कर पाए ये वाले फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे। बहरहाल ये एक अवाम दोस्त बजट तो फिर भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जिसको अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मे बी इकॉनमी को थोड़ी सी एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो आप ये समझते हैं कि पिछले बजट से कहीं ज़्यादा बेहतर बजट है। कुछ तनख्वाहदार तबके की, वासिफ साहब अगर बात हो जाए, तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इन कुर्बानियों का वज़ीर आज़म ने आज खुद जिक्र किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो 10% इजाफा किया गया है, यानी अगर किसी की सैलरी 30,000 थी तो उसको 3,000 रुपये इजाफी मिल रहे होंगे, लेकिन महंगाई तो हम देख रहे हैं कि कहीं की कहीं जा चुकी है, तो ये इजाफा आपको लगता है कि सही है? इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आप इसको मेजर करें तो ये बहुत मिनिमम जो है वो पोर्शन उसका रेज दिया गया। इन्फ्लेशन को कैटर नहीं कर रहा ये, और फिर स्पेशली जब 10% रेज की बात कर रहे हैं सैलरीड क्लास की, तो साथ आप जिनका वो मिलता है हमें आई एम सॉरी उसको पेंशन अर्नर्स जो हैं उनको 7% टोटल रेज दिया गया है। तो उसके हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ऑल्दो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम किया है, पिछले 6 महीनों के अंदर इन्होंने 22% से 11% तक लेके आना इज़ अ बिग सक्सेस। लेकिन जहाँ तक बात है सैलरीड क्लास की रेस की, वो आई थिंक इसको कैटर नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएंगे जी। काशिफ रफ़ीक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी ऑफेयर भी स्टूडियो में आने से पहले न्यूज़ रूम से में भी आपसे काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई है मेरी बजट के ऊपर।
आपको बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सारे इतराज़ात का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे आपके एतराज़ करने से होता क्या है, आवाम के एतराज़ करने से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको बहुत सारी कमियाँ कोताहियाँ आपको इसमें दिख रही हैं। सर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप, क्योंकि बजट तकरीर जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हम लाइव हैं, सब लोग हमें सुन रहे हैं, सब हमारे न्यूज़ वन के देखने वाले, तो बताइएगा कि आपको कहाँ कहाँ पर कोई ना कोई कमी दिखाई दी जो अगर न होती तो इस बजट को सर बेहतर बजट आप करार दे सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। देखें, गुजारिश ये है कि बजट में जो फिगर्स का हेर फेर है ना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है। आम हम जैसे तालिब इल्म जो है वो तो सादा सी बात समझते हैं कि हमें भाई क्या चीज़ सस्ती मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारी आमदन कैसे बेहतर होगी, हमारे पे टैक्स कैसे ईज आउट होगा, हम तो ये बात समझना चाहते हैं। बिल्कुल। अब इस बात में जो मर्जी कर लें, ये ज़रूर है कि आज से 3 साल पहले की इकॉनमी में और आज की इकॉनमी में इतना फ़र्क आया कि पहले जो महंगाई जो 70-80%, 100% बढ़ गई थी, वो कम होकर आगे 30-40-25% में रुक गई, लेकिन महंगाई ख़त्म नहीं हुई। क्यों ख़त्म नहीं हुई? कि आपका पाकिस्तान में दरामद और बरामद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क ही 30 अरब डॉलर का है। अब 30 अरब डॉलर आप इंपोर्ट ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं 30 अरब डॉलर का जो फर्क है, इस फर्क के ख़त्म किए बगैर आपकी इकॉनमी कैसे ऊपर जाएगी? नंबर 2, आपने कहा जी टैक्स नेट को हम बढ़ाएंगे, हमने टैक्स की जो तखमीना रखा है 14,000 अरब का रखा है। भाई पिछले साल आपने रखा था 12,000 अरब का, आपको मिला 11,000 अरब। अब आप इस साल 14,000 अरब पे लेके जाएंगे 3,000 अरब, आप मजीद, इसका मतलब कि टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों को मजीद इम्प्लीकेट करेंगे, लोगों को प्रेशर करेंगे। और ये मैं पहले तवातर आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ एक इंटेलिजेंस इंक्वायरी करवा लीजिए कि इस्लामाबाद में जो FBI का ऑफिस है उसने क्या गुल खिलाए हैं, क्या टैक्स देने वालों को उन्होंने कारोबार सील नहीं किए, ब्लैकमेल नहीं किया और किस तरीके से नोटिस नहीं करते, सिर्फ एक आपकी रिकवरी बढ़ जाए। अच्छा, अब आ जाए आप उनके तनख्वाहदार, ये तो शुक्र करें कि 10% तनख्वाह बढ़ गई, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं 10% और टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपने कहा जी हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में है। मैं 6 माह पहले से आप तो मैं कहता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ करेगी, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बरसे इक़्तिदार लोग हैं उनको खुद साहिब किरदार होना पड़ेगा। आपके लल्ले तलल्ले ख़त्म ही नहीं हो रहे। आपने ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी बड़ी जो कोठी हैं वो अलॉट करनी, आप गाड़ियां ले रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं। FBI ने गाड़ियां खरीदी, कायमा कमेटी ने जोर डाला, आपने कहा हमने लेनी ही लेनी है। अब आप मुझे बताएं कि कौम कहती है हम टैक्स दे रहे हैं, उस टैक्स का फायदा ये हो रहा है कि आपकी जोशियां अयाशियां बढ़ रही हैं। जब तक बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान ग्रुप, हुक्मरान के लोग अपने लल्ले तल्ले ख़त्म नहीं करेंगे, सादगी नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक काम नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है ये सुपर टैक्स की एक आपने टर्म सुनी होगी भाई, ये सुपर टैक्स का डरते भी बहुत हैं काशिफ साहब। ये सुपर टैक्स का फायदा तो उसने लेना ना जिसने 20 करोड़ टैक्स भरना है। 20 करोड़ जिसने टैक्स भरना है उसने कम से कम अरब 2 अरब 4 अरब का कारोबार करना है। गरीब आदमी तो बेचारा 2-4 हज़ार रुपए का कारोबार कर जाए तो उसको कोई ना कोई आगे पकड़ लेता है। 3400 किस्म के टैक्स है उनके ऊपर। ये सारे सुपर टैक्स, सुपर डुपर टैक्स जो हैं ये सारे उनके हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कैपिटल को अपने गिर्द घुमा रहे हैं। जब तक आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रोडक्ट को काबिल एतमाद करार दे के इस्तेमाल करने का रुझान नहीं पैदा करेंगे, आपकी इंपोर्ट बिल कम नहीं होगा। आप उनकी तरफ लेके आए, जब तक आपकी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा आपकी एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जाएंगी। ये सादा सा फार्मूला है, मुझे तो ज्यादा फिगर्स नहीं आते। इस फार्मूले के ऊपर औरंगजेब साहब बैठ के बता देंगे इकोनॉमी का पहिया कैसे चलाएंगे, कैसे इंडस्ट्री को चलाएंगे, बिजली कैसे कम करेंगे, गैस कैसे कम करेंगे, इसके ऊपर आर्गूमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये वो सारे सवाल हैं जो आम लोगों के जहनों में है। मैं आपकी तरफ आऊंगी नवीद नसीम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बजट तकरीर सुनी, उससे पहले वज़ीर आज़म ने जो फरमाया वो सारी चीज़ें भी आपके सामने हैं। आपको लगता है कि ये एक आवाम के लिए एक फ्रेंडली बजट है, या आपको लगता है कि नहीं इससे बहुत सारी मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के आवाम के लिए और सारे का सारा बोझ जो है ख़ास तौर पर वो कहीं ना कहीं आवाम पर ही हमें आता हुआ दिखाई देता है घूम फिर कर? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं तो अपना एनालिसिस इस शेर से शुरू करना चाहूँगा कि बजट मैंने देखे हैं सारे तेरे, अनोखे अनोखे खसारे तेरे। वाह। मुझे आप हमारे पाकिस्तान में रिसेंट सालों में कोई बजट बता दें जो अवाम दोस्त आया हो। आप कोई एक चीज बता दें, ये हमारी हुकूमत बहुत बड़ा एहसान करती है सरकारी मुलाजमीन पर
कि उन्होंने 10% उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, जबकि अगर आप अपनी उनकी तनख्वाहें देखें तो वो 2,05,000 से 5,19,000 कर दी है उन्होंने। आप पता नहीं कितनी कितनी मुश्किल बातें, जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट, एक आम आदमी को जो मिनिमम सैलरी इन्होंने रखी है इस बजट में 35-36,000 या जितनी भी है, जी जी ये औरंगजेब साहब दुनिया के माने हुए मईशतदान होंगे, वो एक 2 बच्चे वाली फैमिली का उस 36,000 का बजट बना के दे दें तो इनको हम सारे सलाम करेंगे। ये जो इतनी घूम फिर कर और जो हमें कहा जा रहा था इकोनॉमी जो है वो बस टेक ऑफ कर चुकी है, हमें कहा जा रहा था कि अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद हर तरफ डॉलर की रेलवे होगी। अभी तो हमारे ऊपर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एहसान कर रहे हैं कि हमारे रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। आप सिर्फ कुछ देर के लिए ये सोचें कि अगर वो रेमिटेंस आना बंद हो जाए या उनमें कमी हो जाए तो ये जो इतना लंबा खसारे का बजट आप दे रहे हैं उसमें कितने फीसद मजीद इजाफा हो जाएगा। फिर इन्होंने जो बहुत बड़ा एहसान किया है सैलरी क्लास के ऊपर कि जिसकी सैलरी 6 लाख से 12,000 थी उसके ऊपर 5% से 1% टैक्स कर दिया, 22 लाख वाले को 15 से हटाकर 11% कर दिया। मुझे ये बताएं कि इतने फीसद टैक्स वो दें क्यों इनको? ये जो बजट बनाने वाले हैं, जी जी जो सैलरी क्लास है, मुझे ये बता दें कि क्या कोई सैलरी क्लास हर बंदे को, मुझे आपको यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं, हमें सैलरी तब मिलती है जब हमारा टैक्स कट चुका हुआ होता है, ठीक है? हमारे से जबरदस्ती बंदूक की नोक पे हमसे टैक्स लिया जाता है। उस टैक्स को कैसे ये जस्टिफाई करते हैं वो एक अलग होता है। मुझे बताएं पाकिस्तान में रिसेंट सालों में या इस हुकूमत के पास इन्होंने इस अरसे में क्या ऐसा मार्का मारा है जो हम इनकी हुकूमत को ये कहें कि ये बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है? मुझे कोई किसी से इसका जवाब ले। मेरे ख्याल में इसका जवाब जो है ना वो आजम मलिक साहब से ले लेते हैं। आजम साहब, क्योंकि ये हुकूमत के बहुत करीब है। हाँ, कभी कभी तो मुझे तर्जुमान भी लगते हैं हुकूमत के। आजम साहब, ये हुकूमत चलाती जी आसमा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं, मैं हुकूमत का बिल्कुल तर्जुमान नहीं हूँ। अच्छा ठीक हो गया। मैं एक अल्लाह आपको हुकूमत का तर्जुमान बनाए, मेरी दुआ है। नहीं काशिफ साहब, आप प्लीज मुझे ये दुआ ना दें, मुझे एक साफी रहने दें। मैं आप लोग अपने दोस्तों के साथ ही रहना मुझे अच्छा लगता है। खैर, मैं जिस तरह से सब लोगों ने रोशनी डाली, मैं तो टैक्स के हवाले से तिफले मकतब हूँ, लेकिन काशिफ साहब ने, नसीम साहब ने, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर बोला। देखें, टैक्स के ऊपर जो एक रवायती फिगर है, सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो मालिक सारे को कम करने और महसूलात बढ़ाने पर दी जाती है। अच्छा, FBR का जो टैक्स हदफ है ना सिर्फ अहम होता है बल्कि ये बाज़ दफ़ा मुल्क के अंदर एक बहस का मरकज़ भी बन जाता है। अगर हम इस बजट को जो अभी चल रही है, जिसकी तकरीर मैंने और आपने सुनी, इसको गौर से देखें तो यूँ लगता है कि माजी के जो तजर्बात बताते हैं कि FBR के जो टैक्स हदाफ मुकर्रर किए जाते हैं वो अक्सर ज़मीनी हकाइक से मुताबिकत नहीं रखते है। जब मईशत सुस्त रवि का शिकार हो, महंगाई अरूज पर हो, कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद हों और सनती शोबे पर बोझ बढ़ रहा हो, तो ऐसे में मेरा नहीं ख्याल कि महसूलात में गैर मामूली इजाफा मुमकिन होता है। लेकिन हर साल मुझे नहीं समझ आती कि हर साल बजट में ऐसे हदफ रखते हैं जिनकी बुनियाद जो है वो ख्वाहिशात पर होती है, हकीकत नहीं। अच्छा आसमा, दरअसल जो मालियाती पॉलिसी है, मुझे यूं लगता है कि ये मालियाती पॉलिसी की नाकामी है। अगर जैसे आपने बताया कि 2025 और 26 का जो बजट है, हुकूमत ने इसमें अगर FBR का जो टैक्स हदफ जो रखा है वो 14 जो बढ़ाया है, वो मैं अभी इसको कैलकुलेट कर रहा था, ये गुज़श्ता साल से 40% ज्यादा है। यानी कि 40% ज्यादा ये मुकर्रर किया गया है, जो मौजूदा मुआशी हालात में गैर हकीकी लगता है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ सुस्त है, अफराते ज़र बुलंद है, करेंसी दबाव का शिकार है और अवाम पहले ही बोझ तले दबे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे में ये हदफ कैसे हासिल होगा। अच्छा, और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, जैसे सेल टैक्स, फ्यूल पर लेवी, दारामदी ड्यूटीज हैं, उनका तनासब ज्यादा होता जा रहा है, जबकि जो बराह रास्त टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स की शरह निस्बतन कम है। इससे माशरती अदम मुसावात और माली बोझ में इजाफा होता है। देखिए, इस्लाहात की अदम मौजूदगी सबसे बड़ा इस जो बजट है उसके अंदर एक रुकावट है। FBR में जब तक इस्लाहात नहीं होती, बार बार हम सुनते हैं इस्लाहात हो रही हैं,
ना तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ना कोई इनकलाबी तब्दीली आती है, इदारे में करप्शन पहले से ज़्यादा है, और ना ही जो बड़े आसमा टैक्स दहंदगान हैं उनके खिलाफ हमें गुज़श्ता सालों में ना आइंदा किसी सालों में कोई मौसर कार्रवाई देखने को नजर आएगी। ठीक है, जब तक इन ठीक है। बुनियादी मसाइल को आसमा जब तक इन बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक कोई भी टैक्स हदफ महज, जैसे काशिफ साहब ने कहा, मुझे लगता है महज एक कागजी कार्रवाई होगी। ठीक है, टैक्स हदफ के ऊपर हमने बात कर ली है। एफपीआर को जो एक नया टास्क दे दिया गया और पहले से बढ़ाकर दे दिया गया है, वो पूरा कर सकेगा नहीं कर सकेगा, उस पर हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं नाज़रीन, ये आपने सुना। वासिफ साहब, काशिफ साहब और दीगर पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सेहत के शोबे के लिए जो चीज़ें और बजट हमारे सामने आया है उसको भी डिस्कस करें। तालीम के लिए कितना बजट है ये भी हम आपको आसान अल्फाज में बताएंगे। जैसे काशिफ साहब फरमा रहे थे कि ये बड़े सारे अल्फाज हैं वो तो हमारी समझ में नहीं आते, हम तो सीधे सीधे आवाम के जहनों में जो सवाल हैं वो सामने रखेंगे अपने पैनल के, उनसे चाहेंगे कि वो ज़रूर जवाब दें। ज़राअत से वाबस्ता बहुत सारे लोग इस वक्त हमारा ये शो देख रहे होंगे, जो ज़राअत से वाबस्ता अद्वियात हैं, खाद हैं, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया गया है, कितनी उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्या नुकसान उससे ज़राअत को हो सकता है। और फिर ख़ास तौर पर जिस तरह से गाड़ियों की बात हो रही थी, ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, उनको क्या फ़ायदा होने जा रहा है। और फिर एक और बड़ा अहम शुबा जिससे कहा जाता है कि 42 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जुड़ी हैं, वो है जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है हमारा तामीरात का शुबा, हमारी प्रॉपर्टीज़ का शुबा। उसको कितनी छूट दी गई है या उसके ऊपर क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं आज के इस पेश किए जाने वाले बजट में, इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बजट किस तरह का है, इस पर क्या राय है हमारे माहिरीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, ये तो आपने जाना, लेकिन अब थोड़ा सा इसको इन डेप्थ जाके मेरे ख्याल में डिस्कस कर लेते हैं। और आगाज़ जो है वासिफ साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर ये फरमाइएगा कि बजट में अरकान कौमी असम्बली की स्कीमों के लिए हम देखते हैं कि 70 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि आला तालीम की अगर हम बात करें तो उसके लिए सिर्फ 45 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बांग्लादेश की आला तालीम की अगर हम बात कर लें, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं, बहुत सारी जगहों पे हम उनको कोट कर रहे होते हैं, उनके मिसाल कोट कर रहे होते हैं, तो उनका जो बजट था 44,000 टका था एक वक्त में, लेकिन उसको बढ़ाकर 47,500 टका कर दिया गया था। यानी पब्लिक हेल्थ और हायर एजुकेशन जो है पाकिस्तान में, ऐसा हम कह सकते हैं वासिफ साहब, की किसी खाते में नहीं है। दिखाई ऐसे देता है जो आज फैसला हुआ है कि आला तालीम जो है हमारी तरजीहात में नहीं है कहीं पर भी। रिसेंट जो हालात रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, उसके बाद जाहिर है प्रायोरिटीज थोड़ी सी गवर्नमेंट की तब्दील हो गई हैं। लेकिन मैं देख रहा था आज भी बजट स्पीच के दौरान औरंगजेब साहब के साथ पिछली साइड पे MQM के 2 अरकान मौजूद थे, जिसके अंदर हेल्थ मिनिस्टर भी थे। उन्हीं को देख के मुझे ख्याल आया कि हम एजुकेशन और हेल्थ की साइड पर जो हमारी स्पेंडिंग है उसके लिए क्या एलोकेशन की गई है इस दफ़ा, या उसके बारे में इनके क्या ख्यालात हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। ऑल्दो के जो बजट स्पीच के दौरान इन्होंने बात की फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की और जो टैलेंट थोड़ा बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग्स दिलवाने की बात है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रहा है उनका, लेकिन बेसिक एजुकेशन और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हुकूमत। सेकेंडली इसके साथ ही चूँकि लिंक्ड है हेल्थ, अगर आप उससे सेपरेटली ना पूछना चाह रही हो तो हेल्थ के अंदर भी इन्होंने यही किया कि जो 21 ऑनगोइंग प्रोग्राम है उनके लिए इन्होंने 14.3 अरब रुपए जो हैं वो दिए हैं, लेकिन उसके अलावा कोई नया प्रोग्राम शामिल नहीं है। मैं होपफुल हूँ कि जब आगे आइंदा दिनों में बहुत मुतमईन हो हुकूमत, जो हमारे अस्पतालों में जो हालात हैं सेहत को लेकर, जो आवाम की सिचुएशन हम आए दिन देखते रहते हैं, हो सकता है हुकूमत मुतमईन हो, हुकूमत तक पहुंचती ना हो। हैरानकुन था मेरे लिए ये सुन, इन 14.3 अरब में से कुछ 4 अरब रुपया तो सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल के लिए एलोकेट कर दिया गया है। इतने दूर से जो जहमत दी हमने हेल्थ मिनिस्टर को कराची से लेकर आए हैं, तो हमें कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ऐसा कोई खातिर खा चेंज लेके आएंगे या कोई ऐसी बड़ी चीज़ होगी। सेकेंडली मैं देख रहा था टबैको के ऊपर कोई ख़ास चेंज नहीं लाए, जो एक ऐसा जिस पे FED बढ़ा सकते थे उसके अंदर गुंजाइश थी, उसको उन्होंने नहीं छेड़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं ज़रूरत थी अभी करने की, बट उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, आई थिंक ऑनगोइंग है, सितंबर तक चलती रहेंगी, लेकिन मुझे को बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ठीक हो गया, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ख़ासतौर पर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो काशिफ साहब हमारा नौजवान हमारे जहन में आता है, एंड वी ऑल नो कि
मुल्की आबादी की अगर हम बात करते हैं तो 50% से ज़्यादा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। अच्छा, जब हम नौजवानों की बात करते हैं तो तालीम के बाद हुनर भी बड़ा आजकल इम्पॉर्टेंट है, और हम जानते हैं कि अगर हम अपने इन 50% से ज़्यादा जो हमारी आबादी जिन पर मुश्तमिल है नौजवानों को हुनरमंद बना दें तो बहुत ज़्यादा हम ज़र मुबादला ज़ाहिर कमा सकते हैं, जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है काशिफ साहब के लिए उसके लिए 18 अरब 58 करोड़ रुपए रखना काफ़ी हैं? इस पर ज़्यादा गौर नहीं होना चाहिए था बहुत सारी चीज़ों की तरह जिस तरह से वासिफ साहब ने फरमाया? अच्छा देखिए आसमा साहिबा, इसमें ना एक चीज़ बड़ी क्लियर है, 18वीं तरमीम के बाद सेहत और एजुकेशन सूबों का, अब जो बजट रखा गया है ये विफाक का रखा गया है। ठीक है, इसमें सूबों का बजट नहीं, सूबे अपने बजट का अपना अनाउंसमेंट लैदा करेंगे। अगर पिम्स में 4 अरब रखा गया है तो ये मसला ये है कि उनकी महदूद टेरिटरी है, फेडरल कैपिटल टेरिटरी। मैं जाती तौर पे बड़े हॉस्पिटल के लिए उन्होंने वो करना था। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि आप पिम्स में 4 अरब लगाने से बेहतर है कि तहरीक इंसाफ के दौर में एक प्रोजेक्ट था कि आप यूसी वाइज एक इमीडिएटली छोटे छोटे हॉस्पिटल्स बनाएं ताकि वहाँ पे रिलीफ मिले, और जो वहाँ से मेजर पेशेंट हो वो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो। इसके ऊपर जाना चाहिए था, माइक्रो मैनेजमेंट करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त फेडरल कैपिटल में है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तमाम सियासी जमातें इस बात पर एग्री करें तो सेहत और जो तालीम है, एजुकेशन, इसको दोबारा फेडरल का सब्जेक्ट बनना चाहिए ताकि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हो, एक एजुकेशन सिस्टम हो। जो बात आपने की, बिल्कुल पाकिस्तान की देर पा तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान अपना ह्यूमन एक्सपोर्ट करें। जब ह्यूमन स्किल पर्सन एक्सपोर्ट होंगे तो ही सस्टेनेबल तरक्की होगी, जिस तरह आपकी इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। मैं समझता हूँ इस बजट में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं जिसके ऊपर मैं शायद मुझे था कि आपका रियल स्टेट का स्ट्रक्चर जो है या सेक्टर जो है वो बड़ा तल्ख था, बड़ा उसमें मसला था और बड़ी उसमें चीज़ें थी कि नई कारोबार चल रहा था। ये रियल स्टेट का सेक्टर जो है ये 35 या 40 इंडस्ट्रीज़ के अलाई सेक्टर है। अब यहाँ पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म की है गवर्नमेंट ने, इससे उम्मीद है कि रियल स्टेट जो सेक्टर है वो उठेगा और उसके साथ अलाई इंडस्ट्री उठेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस मुल्क में जो सबसे बाबू ब्यूरोक्रेट काम कर रहा था, जो बड़ी बारीक वारदात थी कि आप एक जगह से रिटायर हुए, आपने पेंशन हासिल कर ली और उसके बाद आपके कहीं अच्छे लिंक्स हैं सियासत में, वहीं कहीं ना कहीं, और फिर कहीं आप रीअपॉइंटमेंट हो गया एज अ कंसल्टेंट, एज अ डीजी, ऐसा, और फिर आपने वहां से जनाब तनख्वाह लेनी शुरू कर दी, मुराद लेनी शुरू कर दी, पेंशन भी आ रही है और तनख्वाह भी आ रही। ये एक ऐसा मूव है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने तय कर लिया कि आप डिसाइड करेंगे आपने पेंशन लेनी है या तनख्वाह लेना है। और पेंशन का भी रेजिस्टेंस भी बहुत आएगी। मेरा नहीं ख्याल, देखिए रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन बात यह कि जब बाबू लोगों को पता लगेगा कि उनके फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीज हो रहे हैं तो शायद वो इस बात पे हो कि चले यार हम पेंशन अच्छी है तो हम घर बैठ जाते हैं, कोई नए लोगों को आने का मौका मिल जाएगा। नहीं तो यहाँ तो मामला ये है कि 60 साल की उम्र तक कोई डिलीवरी नहीं है, 60 साल की उम्र के बाद वो कहते हैं चूंकि ये एक्सपर्ट है फवाद की तरह, फिर इनको ले आइए ताकि वो प्राइवेटाइजेशन करें, और इन जैसा और कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस एक पहलू से लोगों को आगे आने का रास्ता मिलेगा। हमारी यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, उसको मौका देना चाहिए। और जो यूथ की आपने बात की, देखें जब तक आप लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के लिए, आप स्किल्ड साइड पे लेके नहीं जाएंगे, आपका पाकिस्तान देर पा तरक्की नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप 27वीं आईनी तरमीम अगर करने जा रही है हुकूमत, जो कि मैं समझता हूँ कि करने जा रही है, मैं मुसलसल से कह रहा हूँ, तो उसमें सेहत और एजुकेशन को फेडरल का सब्जेक्ट बना दे ताकि एक सिलेबस हो, एक पॉलिसी हो, इंटीग्रेटेड पॉलिसी हो, ताकि आप अपना ह्यूमन जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सके और आपको ज़र मुबादला सस्टेनेबल मोड में आ सके। मैं नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। काशिफ साहब बड़े पुरुमीद हैं कि जिस तरह से ये तय किया गया है, अनाउंस किया गया है कि अगर आप एक जगह से रिटायरमेंट के बाद कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, कहीं रीअपॉइंट आप हो रहे हैं, तो आपको किसी एक जगह से फिर सैलरी लेना है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये शक, ये शुबा है कि फिर वो आपकी जो पेंशन के पैसे थे अगर वो रुकेंगे तो जहाँ पे आपको रीअपॉइंट किया गया वहाँ आपको रेज ही इतना दे दिया जाएगा कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों में आपको नहीं लगता कि बहुत सारी जुगाड़ का, चले मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, कहीं ना कहीं ये लोग जुगाड़ अपनी लगा कर ही रहेंगे। इस पे सर थोड़ा तबसरा कीजिएगा। और फिर चूंकि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम सारे शोबों को कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये जो कमर्शियल जायदादें हैं, प्लॉट्स हैं, घरों की ट्रांसफ़र है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस पर ख़त्म कर दी गई है सर, टैक्स क्रेडिट का ऐलान किया गया है, इससे आपको लगता है कि सारा पैसा फिर एक ऐसी जगह नहीं चला जाएगा जहाँ कोई जॉब्स नहीं पैदा हो रही होंगी, ऐसा जिसका कोई फ़ायदा नहीं है? नवीद साहब देखिए आसमा, जो हमारे साथ बात की है अभी, जिसका जिक्र आपने काशिफ साहब ने भी किया, जी। देखिए ये बाबू ने ही ये तरीका बताया होगा कि हम इस साल ये करते हैं कि हम ये कर देते हैं कि जो नौकरी कहीं और पे कर रहा है उसको बाद में पेंशन नहीं मिलेगी। अभी तो उसने ये बता दिया।
अगले बजट में जाके कोई और बाबू उठेगा और उस बाबू उसको किसी और तरीके से वो अंडू कर देगा, बिल्कुल। या उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसको किसी और खाते में वो मजीद ज्यादा कर देगा, और वो प्लस माइनस करते करते 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाबू जो है वो कभी भी बाबू, वो कहते हैं ना मज्जा मज्जा नहीं पहना होती है, ये सारे एक ही कट्टे छट्टे हैं। इनको ही है, आप बिल्कुल। सोच ही नहीं सकते। इन्होंने ये बेसिकली पॉलिटिशियंस को उनको पता होता है कि इन्होंने ये अभी 2 साल है, 3 साल है, फिर अगली हुकूमत आई नहीं है, नहीं तो 5 साल बाद तो अगली हुकूमत आ ही जानी है। इन बाबुओं ने तो रहना होता है 30-35 साल अपनी, असल हुकूमत तो होती है इन बाबुओं की है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि ये मुल्क की मफाद के लिए कोई काम कर सकते हैं? दूसरी बात आ गई, अब मैं एक दो चीजें आपने कहा था, हम और चीजों को भी टच करेंगे, जैसे आईटी की अगर आप एक्सपोर्ट देखें, पाकिस्तान में आईटी का जो एक्सपोजर है या जो पोटेंशियल पाया जाता है 23.5% इंक्रीज है जुलाई से लेके मार्च तक आईटी की एक्सपोर्ट में, और फ्रीलांसर्स जो हैं वो $400 बिलियन पाकिस्तान में लेके आए हैं इस फिस्कल ईयर के अंदर। इसके अलावा आप देखें मोर देन 30,000 आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं एसईपी में। मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में जो इंटरनेट चला रहा है या जो फ्रीलांसर है, क्या उसको इस बजट में या कभी ये श्योरिटी दी गई है कि उसको अनइंटरप्टेड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा? क्या आज तक कभी हमें ये श्योरिटी है कि मैं जो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा वो सॉफ्टवेयर की जब डिलीवरी डेट आएगी तो इंटरनेट इंटरप्ट नहीं किया जाएगा? किसी भी वजह से हम उस साइड पे नहीं जाते। अब आए आप फसलों ज़राअत की तरफ, हमारा ज़राअत 0.6% इसमें इस वक्त इसकी ग्रोथ है, जबकि अगर आप हमारी जो कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है उसमें हमारी जो बड़ी फसलें हैं उसमें 13.49% कमी आई है। आप इस मुल्क में जिसमें तकरीबन 37% अफराद जो है वो ज़राअत से मुंसलिक हैं, आप इस मुल्क को ज़रूरी मुल्क कहते हैं, जब ये सारी फसलें नीचे जा रही हैं तो आप कैसे लेके आएंगे ठीक हो गया। ज़राअत को? लास्ट पॉइंट जो रियल एस्टेट का आपने कहा था, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, जी रियल एस्टेट में आप देखें उससे तकरीबन 42 या 45 दूसरी इंडस्ट्रीज जुड़ी होती हैं। ऐसा आप ही मुझे है। बताएं आज के दिन तक कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो ये कहेगा कि मैं बैंक से जो मुझे 8 या 10% इंटरेस्ट रेट पे मार्कअप के ऊपर मिल रहा है मैं वो निकाल के एक प्रॉपर्टी खरीद लूं ताकि उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट मिले? क्या पाकिस्तान में इस बजट में उस बंदे के पास जिसने अपने बिलियन ऑफ रुपीस बैंकों में रखे हुए हैं और वो मार्कअप खा रहा है, उसके लिए कोई ऐसी स्कीम आई है कि वो वहां से पैसे निकाले और वो प्रॉपर्टी खरीदे? यानी आपको नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी पर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हुई ये है बहुत इस कम बजट इन्होंने के जो अंदर कि लोग उस percentage तरफ आप वापस देखें, अट्रैक्ट हो रहे हो? क्योंकि जो रियल आपने- एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो आप तो ये रोते देखिए दिखाई देते हैं withholding हमें। tax है, बिल्कुल। आप विद होल्डिंग टैक्स में कितने परसेंट उन्होंने कमी की है, इन ट्रांसफर चार्जेस में उन्होंने कितने फीसद कमी की है? ऑन द अदर हैंड जब इन्होंने पैसे ये बढ़ाए थे, सारी परसेंटेज बढ़ाई थी, उससे तो ये निस्बत भी नहीं है अभी। ठीक हो गया नवीद साहब, मुझे आगे जाना है क्योंकि उसके बाद प्रोग्राम में मुझे ब्रेक भी शामिल करना है। मैं चाहूँगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की भी कुछ हम बात करें। आज़म साहब, सुनने में ही आ रहा है, पता हमें ये चला है कि पेट्रोलियम पर 1300 अरब रुपए की लेवी वसूल करने का इरादा है हुकूमत का। ज़ाहिर है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर तो आएगा, उसकी ज़िंदगी तो मुतासिर होगी क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ज़ाहिर है सब कुछ ही महंगा होगा। फिर हम ये भी सुन रहे हैं एक चीज़ कि जी सालाना 6 से 12 लाख रुपए तक की तनख्वाह लेने वाले जो लोग हैं उनके लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 1% कर दी गई है। लेकिन आज़म, जब पेट्रोल डीजल पर बिलवास्ता टैक्सेस बढ़ेंगे तो ये जो रिलीफ दिया गया है, ये जो इनकम का जो मैंने जिक्र किया 6 से 12 लाख रुपए तक वाले, ये तो फिर रिलीफ खत्म हो गया ना कहीं ना कहीं जब आपने पेट्रोल डीजल को लेवी के नाम पर उसकी कीमत बढ़ा दी। जी आसमा, बिल्कुल। हम जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो काशिफ साहब ने खूबसूरत बात की थी कि ये जो बजट है ये एक ऐसा गोरख धंधा है जो सिर्फ टीवी पे बोलने के लिए आपको बड़ा खूबसूरत लगता है, जिसपे आप ये डिस्कस करते हैं जी हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने जो 6 से 12 लाख रुपए सालाना वाले हैं उनका जो वो 1% कर दिया है, लेकिन उधर से आप पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ाते हैं तो उसका असर अल्टीमेटली आम शोबे के जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है। देखें जी, ऑब्वियसली देखिए आसमा, अभी हम जब आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया कि मैं तो बड़ा मैं शॉक था कि आपने तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब रुपए रखती हैं। हाँ। और आला तलीम जिसकी इस मुल्क को जरूरत है, जिसके तहत हमने जिंदगी के शोबे में आगे निकलना है, पाकिस्तान का नाम बुलंद करना है, दुनिया में अपना
जो कोई छोटा मोटा झंडा गाड़ना है उसके लिए आपके पास सिर्फ 45 अरब रुपए है। तो आपकी जो तरजीहात हैं वो बड़ी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा जो नेबर है उसने हम पर एक गैर रवायती जंग मुसल्लत कर दी कि हमें अपने बजट को जो है वो रिस्केड्यूल करना पड़ा, उसमें से बहुत सारी चीजें करना पड़ी। जैसे नवीद अभी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आपने वो जो फेडरल ड्यूटी थी वो भी खत्म कर दी। इससे आप ये चाह रहे हैं कि शायद जो लोगों के पास जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई थी अब प्रॉपर्टी के अंदर वो दोबारा से इसे निकालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और पैसा आएगा। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जैसे काशिफ साहब ने कहा कि हमें हमेशा जो सनती शोबा है उसकी तरफ ध्यान देना है। आईटी के ऊपर हमारे पास इतना स्पार्क है। अभी जब वो नवीद बात कर रहे थे कि इंटरनेट की फराहमी, तो मेरा तो इंटरनेट तभी डेड हो गया था, पता नहीं अब चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता। तो बात ये है कि तभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता। अच्छा नहीं वो अच्छा, तो हम ये बात कर रहे हैं कि आप जो तरजीहात हैं उनका कोई वो मुतय्यन नहीं है कि आपने जाना किधर है। सुबह आप मशरक में होते हैं, शाम को आप मगरब में होते हैं। जब तक आपने देखिए अगर सेहत की बात कर ली जाए, जैसे अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें आजम, तो सेहत पर बात करने से पहले मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जो दीगर शोबे हैं उन पर भी यकीनन हम बात कर रहे होंगे। पेंशन के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, सैलरीड क्लास के लिए भी क्या कुछ फैसले हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। लेकिन माशी इशारियों पर वज़ीर आज़म जो हैं वो बड़े हमें मुतमिन दिखाई देते हैं। अवाम इस बजट से मुतमिन है नहीं है, इस पर भी न्यूज़ वन आपको अपडेटेड रखेगा। अपोजिशन का क्या इस पर मौक़िफ़ सामने आया है ये भी हम आपको बताएंगे। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जी। बात हम कर रहे हैं बजट को लेकर, और बात सिर्फ हम ही नहीं कर रहे हैं, हर जगह पर आजकल बजट ही के बारे में बात हो रही है। लेकिन जी अभी फ़ौरन से जब बजट तकरीर ख़त्म हुई है उसके बाद ही, बल्कि उस दौरान ही हम बहुत सारी जगहों पर ये सुन रहे थे कि कहीं अगर आवाम को कोई रिलीफ दिया गया है तो बहुत सारी जगहों पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो नाफिज कर दी गई। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम पेट्रोल और इसकी डीज़ल की प्राइस की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो रिलीफ जो है वो ख़त्म होता दिखाई देता है। बहुत सारा जो तनकीद है वो इस पर भी की जा रही है कि जो टैक्स हदफ रख दिया गया है एफपीआर के लिए, ये उसके लिए हासिल करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होगा। और फिर यही जो चीज़ है ये तमाम मसाइल की मईशत को लेकर जड़ बनती है। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ वासिफ साहब मेरी तस्दीक कीजिएगा कि एफपीआर में जब कुछ ना कुछ हम प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं, जिस तरह से अभी रवा माली साल में टैक्स हदफ 12,700 अरब रुपये से बढ़ाकर ज़ाहिर इसमें 1,100 अरब रुपये जो है वो वसूल करने में पिछले साल भी ये नाकाम रही थी, लेकिन अब 14,000 अरब रुपए का गैर हकीकी हदफ इसको दे दिया गया है। तो आप नहीं समझते कि जब ऐसा मुमकिन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इसके असरात जो हैं वो हमारी मईशत पर, और ये जो बजट में हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं, उनके ऊपर आ रहा होता है? सर बिल्कुल ठीक कह रही हैं आसमा। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी वो भी यही थी कि ओवर एम्बिशियस टारगेट्स होते हैं इनके हर दफ़ा। लास्ट टाइम भी इसी तरह से था, इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा टारगेट जो है ज़ाहिर है कि बढ़ा दिए, तो उसको अचीव करना जो है वो इनके लिए मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि मुमकिन नहीं है, हो नहीं पाएगा इनसे। और यही वजह है कि ये जब साल चल रहा होता है या साल ख़त्म होने के करीब होता है तो इन्फोर्समेंट पे ज़्यादा दबाव रखते हैं और कोशिश करते हैं बढ़ाना चाहिए टैक्स बेस को। मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करता कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, लेकिन जो सैलरीड क्लास के साथ इन्होंने इस दफ़ा टैक्स रेट में जो तब्दीली ला के भला किया है, शायद उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। 2,000 रुपये से लेके कुछ 7 या 8,000 रुपये तक की वो चेंज आती है। उससे आई थिंक जो आपने बात अभी रिसेंटली की पेट्रोलियम लेवी की, जो कि 2.5% बनती है, 2.5% लेवी का मतलब ये है कि आपका पेट्रोल जो है उसकी प्राइसेस ज़ाहिर है कि इंक्रीज होंगी, पावर टैरिफ आपके इंक्रीज होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखती हैं, इन्फ्लेशन हाई होगी, तो ये 2,000 या 5, 6, 7,000 भी जो है वो कोई ख़ास फ़र्क ला नहीं सकते आम इंसान की ज़िंदगी। अच्छा ठीक है, कुछ नॉन फाइलर्स की भी बात कर लेते हैं काशिफ साहब। एफबीआर की जब बात हो रही है, लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये भी तो किया जा सकता है ना कि लोगों को ऐसी तरगीब दी जाए, कोई ऐसी ऑफ़र मुतारिफ़ कराई जाए कि खुद लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आना चाहें। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं,
ये क्यों है ऐसा? इनको क्यों लगता है कि अगर सज़ा तजवीज़ कर देंगे, जैसे हमने देखा था सिम कार्ड्स बंद होना शुरू हो गए थे, आईडी ब्लॉक करने की चीज़ें आ रही थी, हुआ तो फिर भी कुछ नहीं काशिफ साहब। देखिए, हुकूमत का और हुकूमत की पॉलिसी बनाने वालों जो लोग हैं ना, इनका मसला ये है कि ये समझते हैं कि हम जितना स्क्रू कर सकते हैं, जितना अग्रेसिवली लोगों को जो है वो जुर्माने और डिटरनेंस कायम कर सकते हैं, लोग शायद हमारी बात पे आएंगे। मैं ये समझता हूँ हुकूमत एक दफ़ा सारी हरबे इस्तेमाल कर ली है, टैक्स नेट नहीं बढ़ा, और हर दौरे हुकूमत में कोशिश हुई, नहीं बढ़ा उस तरीके से। एक दफ़ा हुकूमत ये कोशिश करके देख ले कि जो लोग अच्छे खासे टैक्स दे रहे हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव ऑफर करे, उनको कोई अप्रिशिएट करे, ताकि लोगों को हो कि यार अगर हम ये काम करेंगे तो हमें भी अप्रिसिएशन होगी। यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है, जो टैक्स पे कर रहा है उसको जुर्माने पे जुर्माना, जुर्माने पे जुर्माना, रगड़े पे रगड़ा लग रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई बेहतर है कि क्या ज़रूरत है टैक्स नेट में आने की, बेहतर है आप कैश की ट्रांजेक्शन कर लें, 2 रुपये महंगी कर लें, आप FBR का वो ना बने, आप NTN में ना आए। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ का इशू है। अच्छा, अब हुकूमत ने इस फाइनेंस बिल में जो 2-3 बड़ी चीज़ें की, अब आप देखिए उनका थॉट क्या है। स्मगलिंग रोकनी है, मॉनिटरिंग फोर्स बना दें। अच्छा जी, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उन व्हीकल्स के ऊपर मॉनिटरिंग लगा दें। फिर उसके बाद स्मगल्ड और इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं जिनके चेसिस वेसिस का इशू है उनको जब्त कर लें। ये वो तमाम चीज़ें, मुझे एक बात है, आम आदमी एक 10 करोड़ की या 2 करोड़ की या 5 करोड़ की गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकता है? ये बड़े लोगों ने की हुई है इंपोर्ट, कि मंगवाई कोई और थी, आई किसी और सूबे से थी, उसको वेल्ड कर लिया, उसका चेसिस चेंज कर लिया और चलाना शुरू कर दिया। अब हुकूमत ने अगर ये ऐलान किया है, सिर्फ इसके ऊपर बिला तफरीक ये अमल दरामद करके दिखाए ना इस फोर्स पे, तो लोगों को पता लगे हुकूमत कुछ कर रही है। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं काशिफ साहब। आई नो आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो बजट आपने जिस तरह से देखा है, कल भी हम इसी पे प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो कल ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। आज़म साहब, अभी काशिफ साहब ने बात की कुछ इम्पोर्टेड अशिया की, इम्पोर्टेड गाड़ियों की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3500 इम्पोर्टेड अशिया ऐसी हैं जिन पर बराह रास्त ड्यूटीज़ और टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं। उसमें कुछ मेरे इस्तेमाल की भी चीज़ें, मेकअप जो कि बहुत महंगा कर दिया गया है, फ्रोज़न फूड जो हैं वो बहुत महंगे हो जाएंगे, जूसेस हैं, मशरूबात हैं, मेडिसन का खाम माल आज़म वो भी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये तजावीज़ ये किसने दी? पहले डिस्कस नहीं किया गया था कि ये इस तरह की चीज़ें ना करें, आवाम पर इसका बर्डन आएगा, या इम्पोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ये सारे स्टेप्स लेना ज़रूरी थे आज़म? आसमा, मुझे तो ये लगता है ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब डिस्कस करेंगे तो लोग जो मुकामी चीज़ों हैं जो बनती हैं, मुकामी सनती अशिया हैं, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ता है। लेकिन मसला ये है कि आपकी मुकामी सनत है ही नहीं है। हाँ। आप क्या बात कर रही हैं? क्या लोकल कोई मेकअप बन रहा है? क्या कोई लोकल गाड़ी बन रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर लोकल कोई मोबाइल बन रहे हैं? आज़म, हम रियली सॉरी, उनका मयार ही नहीं है वो कि कोई उनको खरीदना चाहे। जी आसमा, आप वो चीजें बाय नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। काशिफ साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। भाई 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी मैं और आप तो नहीं खरीद सकते हैं। वो तो कोई अमीर आदमी खरीदेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उसको वो जो आ रहा है इस मुल्क के अंदर, जाहिर है वो पोर्ट से आ रहा है या वो हवा के जरिए आ रहा है, तो आपका वहां पे पूरा एक सिस्टम है ना, आप लगाएं ना, उसके ऊपर टैक्स लगाएं, जो मर्जी चेक करें। देखिए इस वक्त अंदरूनी बरूनी कर्जों का जो बोझ है तकरीबन आसमा वो 80,000 अरब रुपए से जायद हो चुका है। और ये रकम सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि हर पाकिस्तानी के मुस्तकबिल पढ़ने वाला एक तरीक साया नजर आ रहा है। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, उस्ताद हो, तालिब इल्म हो, पेंशनर हो या बेरोजगार नौजवान हो, जब आपके बजट का 50 से 60% हिस्सा कर 30 सेकंड्स हैं आज़म मेरे पास, 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड्स हैं जी। जब आप 60% कर्जों के सूद की अदायगी में चला जाएगा तो फिर आप करेंगे क्या? तो चाहिए ये कि वो जिनके ऊपर पहले टैक्स लगा है आप उन्हीं को बार बार रगड़ा लगाए जा रहे हैं ताकि वो इस चक्की में पीसते जाएं, और जो नए लोग हैं जिनकी अशिया हैं, जो सनतकार हैं, उनको आपने बाहर रखा हुआ है। ठीक है, चलते चलते नवीद नसीम साहब, मैं चाहूंगी कि कुछ जरूर आप तबसरा कीजिएगा। सारी जो शोबे हमने डिस्कस किए सर। मैं हबीब जालिब की नज़म का सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा कि वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। वाह वाह, ऐसा ही है, बिल्कुल सही फरमाया। ये बजट जो है ये ऐसे दिखाता है कि गरीब जो है उसको दिन फिरते हैं और किसी का नहीं फिरता। गरीब पर मजीद बर्डन डाला गया है, और अमीरों ने
फैसले करने हैं, हमारे अमीर वही हैं जो जी हमारे किस्मत के फैसले कर रहे हैं और अपनी तनख्वाहों में 600% तक इजाफा करते हैं। और अगर कहीं पर सैलरीड पर्सन के लिए 10% कहीं पर इजाफा किया गया है या पेंशन में किसी को कोई फ़ायदा दिया गया है तो वो पेट्रोल लेवी की साथ ही खबर हमारे तक आ गई है और ज़ाहिर है उसका बोझ जो है वो हम सब पर आ रहा होगा, आवाम पर आ रहा होगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं अब वो कोई ज़्यादा इस बजट से खुश दिखाई नहीं देते हैं। हो सकता है कि कल तक कुछ ऐसी डिटेल्स भी सामने आए जिन्हें कुछ लोग पॉजिटिव समझें। कल के प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल मिलिएगा।